हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। आई होप कि आप लोग उसे सॉल्व किए होंगे। बिजली कट हो जाने के कारण जो लेक्चर है वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो सबसे पहले तो आज हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके तत्पश्चात हम लोग प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन को हल करेंगे। हाँ, अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 9 और 10 नहीं देखा है तो सबसे पहले तो आप लोग यानी कि उस यानी वीडियो को देख लें, उसके बाद से ही इस वीडियो को देखें। ठीक है ना? तो चलिए कॉपी और पेन निकालिए, पढ़ाई प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको क्वेश्चन दिया था कि हमारे पास एक समुच्चय है ए और एक दूसरा समुच्चय है बी। समुच्चय ए से बी में हमने 4 रिलेशन डिफाइन किए थे। हमें बताना था कि यानी कि ये जो चारों रिलेशन है ये एक फंक्शन है कि नहीं है। अब देखिए फंक्शन क्या होता है, इससे मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। हमने आपको बताया था कि कोई रिलेशन एफ है जो कि समुच्चय ए से बी में डिफाइन है, तो वह फलन तब कहलाता है जब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में प्रतिबिंब हो और समुच्चय ए के किसी भी अवयव का बी में एक से अधिक प्रतिबिंब न हो। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो यहाँ पर रिलेशन F1 है यह संबंध है कि नहीं है। तो यह फलन है कि नहीं है। तो यह रिलेशन F1 फलन तब होगा जब ए के प्रत्येक अवयव का बी में इमेज होगा, अर्थात 1 का भी रिलेशन बना होगा, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी। तो यहाँ पे 1 का, 2 का, 3 का, 4 का रिलेशन बना हुआ है बिल्कुल। लेकिन अब देखिए हम देख रहे हैं कि 1 का रिलेशन 5 के साथ भी बना है और 6 के साथ भी बना है। और हम लोग जानते हैं कि ए के एक अवयव का 2 इमेज नहीं होना चाहिए। अतः हम बोलेंगे कि यहाँ पर जो रिलेशन F1 है यह एक फलन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। देखिए इसे सॉल्व करने के लिए अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं तो इसे हल करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, आप उस क्वेश्चन को यानी जो क्वेश्चन दिया गया है उसे आप यानी तीर आरेख विधि में रिप्रेजेंट कर लीजिए। तो चलिए इसे हम लोग हल करते हैं। ठीक ना? देखिए स्क्रीन चल भी नहीं रहा है। हाँ ठीक है, देखा। तो हमारे पास 2 सेट दिए गए हैं, एक ए है और एक है बी। ए का जो अवयव है ये है 1 2 3 4। बी का जो अवयव है 5 6 और 7। देखना फिर अब 1 का यानी यहाँ पे जो ए से बी में रिलेशन बनाया गया F1 है। ठीक है ना? 1 का रिलेशन किसके साथ बना है तो 5 के साथ। फिर 2 का यानी 1 का 6 के साथ भी बन गया है। फिर 2 का 7 के साथ रिलेशन बना है। फिर 3 का 5 के साथ बना है, 3 का 5 के साथ रिलेशन बना हुआ है। फिर 4 का 7 के साथ बना। तो इस प्रकार हमारा ये जो फर्स्ट यानी क्वेश्चन है इसे हमने तीर आरेख विधि में रिप्रेजेंट कर लिया। अब देखिए हम जानते हैं कि यह रिलेशन फलन तब होगा जब ए के प्रत्येक अवयव का बी में इमेज हो। तो हम देख रहे हैं कि ए के प्रत्येक अवयव का बी में तो इमेज है, लेकिन अब यहां पर देखना है ए के प्रत्येक अवयव का बी में इमेज हो, लेकिन एक और कंडीशन था कि ए के किसी भी अवयव का बी में एक से अधिक इमेज नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए का जो अवयव 1 है इसका बी में 2 प्रतिबिंब है, 5 और 6। अतः हम बोल सकते हैं अतः यानी F1 जो है एक फलन नहीं है, एक फलन नहीं है। क्लियर है? ओके। अब सेकंड वाले क्वेश्चन को हम इसी प्रकार सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एक सेट है ए, एक अन्य सेट है बी। बी का अवयव है 1 2 सॉरी ए का अवयव है 1 2 3 4। बी का जो अवयव है वो है 5 6 और 7। देखना इसमें क्या है F2 ए से बी में जो डिफाइन किया गया है। ठीक है ना? इसमें 1 का रिलेशन किसके साथ तो 5 के साथ। फिर 2 का रिलेशन 5 के साथ। 3 का रिलेशन 5 के साथ। 4 का रिलेशन 7 के साथ। अब आपको बताना है कि क्या यह फलन है। तो देखना हम देख रहे हैं कि यहाँ पे समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का बी में प्रतिबिंब है, तो है बिल्कुल है। समुच्चय ए के किसी भी अवयव का बी में एक से अधिक प्रतिबिंब है क्या तो नहीं है। 1 का भी एक ही इमेज 5 है, 2 का भी एक ही इमेज 5 है, 3 का भी एक ही इमेज 5 है और 4 का भी एक ही इमेज 7 है। अतः हम क्या बोल सकते हैं कि F2 फलन है, F2 एक फलन है।
हाँ अब देखना, अब इसके तत्पश्चात हम लोग इस प्रकार यानी ये जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है इसे हल कर सकते हैं। तो आप लोग इसे स्वयं हल कर लेंगे अब, है ना। 1 का 5, 2 का 6, 3 का 7 और 4 का 5। तो ये भी फलन को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि एक के प्रत्येक अवयव का इमेज दिख रहा है और एक एक किसी भी अवयव का दो इमेज नहीं दिख रहा है ना। तो ये भी एक फलन ही है और वैसे आप लोग इसे खुद हल कर लेंगे। तो चलिए इसे नोट कीजिए। नोट कर लिए? ओके। हाँ, तो प्रश्नावली 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन एफ आर स्टार टू आर स्टार एकाकी तथा आच्छादक है, जहां आर स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। देखना, आर स्टार ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होने का मतलब है कि आर स्टार में सभी धनात्मक वास्तविक संख्या होंगे। ऋणोत्तर का मतलब होता है ऋण वाले नंबर नहीं होंगे, ठीक है ना। यदि प्रांत आर स्टार को एन में बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत आर स्टार पूर्वत ही रहे तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा? चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं, ठीक ना। एक बात पुनः मैं आपको बता दूं कि अगर कोई फंक्शन है एफ, यह किसी समुच्चय ए से किसी अन्य समुच्चय बी में डिफाइन है, तब यहाँ पर जो समुच्चय ए होता है इसे हम बोलते हैं फलन का प्रांत और समुच्चय बी को बोलते हैं फलन का सहप्रांत। बात क्लियर है क्या? ओके। तो देखना, जो फलन है ये आर स्टार टू आर स्टार में डिफाइन है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखना, यानी जो फलन एफ है ये आर स्टार से आर स्टार में डिफाइन किया गया है। आर स्टार सभी धनात्मक वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो एफ एक्स की वैल्यू दी गई है ये दी गई है 1/x की, ठीक। हमें प्रूफ करना है कि जो फंक्शन है यह एकाकी आच्छादक, मतलब एकाकी भी होगा और आच्छादक भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे प्रूफ करते हैं। और हमने आपको एकाकी के लिए क्या कंडीशन बताया था कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो प्रांत होता है इसमें से दो अवयव लेते हैं x1 x2 अलग अलग। तो अगर अलग अलग अवयव हम x1 x2 लेते हैं तो उसके लिए अगर फंक्शन का मान भी अलग अलग आता है तो बोलते हैं कि जो फलन है वह क्या है, एकाकी है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि माना x1 x2 इज एलिमेंट ऑफ किससे, आर स्टार। अब आर स्टार अब भाई सह प्रांत वाला लिए है कि प्रांत वाला, तो याद रखना प्रांत में से ले रहे हैं, ठीक है ना। इस प्रकार है कि देखना, अब हम चाहे तो x1 इज नॉट इक्वल टू x2 लेकर चलेंगे, मतलब अलग अलग अवयव लेंगे तो फलन का मान भी क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर ये प्रूफ हो जाता है तो हम बोल देंगे कि जो फलन है वो क्या है, एकाकी है। लेकिन हम x1 इज नॉट इक्वल टू x2 न लेकर के fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2 लेकर चलेंगे, ठीक है ना, इसका अपोजिट। अब अगर ये बात सिद्ध हो जाता है कि x1 x2 भी बराबर नहीं है तो ये क्या होगा, ये फलन जो है ये एकाकी होगा। मैं पुनः आप लोगों को एक बार सजेस्ट कर दूं, आप लोगों ने अगर लेक्चर नंबर 9 और 10 नहीं देखा है तो वीडियो को यहीं पर बंद कीजिए, पहले लेक्चर नंबर 9 और 10 देख लीजिए, उसके बाद से इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए अब देखना, एफ एक्स इक्वल 1/x है तो एफ एक्स वन इक्वल क्या होगा, तो 1/x1 बराबर एफ एक्स टू इक्वल 1/x2, ठीक है। देखना फंक्शन इस प्रकार डिफाइन है कि इसमें जो पुट करेंगे वो 1 के बटन में आ जाएगा। तो बोलेंगे अगर 1/x1 1/x2 के बराबर होगा तो क्या होगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या आप देखिएगा इसी को लिख सकते हैं x1, देखना इज नॉट इक्वल है ना जी, तो नॉट इक्वल है, x1 इज नॉट इक्वल टू x2। तो हम देख रहे हैं कि fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2 था और x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आ गया, तो क्या बोल सकते हैं, अतः फलन fx क्या है, एकाकी है, एकाकी फलन। ओके। अब आच्छादक फंक्शन में क्या करेंगे जी, तो आच्छादक फंक्शन के लिए हमने क्या बताया था कि सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि माना y बराबर एफ एक्स, क्लियर है।
अब क्या करते हैं, अब x का मान y के पद में प्राप्त करते हैं, तो y बराबर देखना, y बराबर fx का मान है 1/x। ओके, यहाँ से हम x बराबर क्या बोल सकते हैं, 1/y। क्लियर है क्या, बिल्कुल। अब देखना, अब हम क्या करते हैं, हमने कहा था कि अगर हम y का यानी y का मान अब हम सह प्रांत में से रखते हैं और सह प्रांत के प्रत्येक मान के लिए जो x का मान आता है वह अगर क्या हो, प्रांत में हो, तो हम बोलते हैं कि जो फलन है वह अछादक है। तो चलिए आर स्टार क्या है, ये तो धनात्मक वास्तविक संख्या है। तो अगर y के स्थान पे धनात्मक वास्तविक संख्या आप 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, ऐसा नहीं है, आप 1.2, 1.3, 1.4 कुछ भी रख सकते हैं। तो अगर हम y के स्थान पर हम इस आर स्टार, ये कौन सा आर स्टार, तो सह प्रांत में से कोई भी अवयव रखते हैं तो जो x का मान आएगा वो तो पॉजिटिव नंबर आएगा। तो पॉजिटिव नंबर, दुनिया के सभी पॉजिटिव नंबर जो हैं वो क्या होते हैं, ये तो वास्तविक संख्या होती है, धनात्मक वास्तविक संख्या है। अतः हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फॉर ऑल, चूंकि फॉर ऑल y इज एलिमेंट ऑफ आर स्टार। अब ये कौन सा आर स्टार की बात कर रहे हैं जी, तो हम सह प्रांत की बात कर रहे हैं, सह प्रांत। फॉर ऑल y इज एलिमेंट ऑफ आर स्टार के लिए अगर हम इस सह प्रांत में से कोई भी अवयव पुट कर लेते हैं y के स्थान पर, तो जो x का मान आएगा वो किस में होगा, तो वह प्रांत में होगा। तो x इज एलिमेंट ऑफ, लिख लेंगे x इज एलिमेंट ऑफ आर स्टार, आर स्टार कहें तो प्रांत। तो लिखे अतः फलन क्या है, अतः फलन आच्छादक है, आच्छादक है। चलिए यहां तक नोट कीजिए, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नोट कर लिए, ओके। देखना, अब देखिएगा सेकंड कंडीशन क्या दिया गया था। अब सेकंड में, इसी में सेकंड कंडीशन दिया गया था कि अब अगर हम प्रांत आर स्टार को एन में बदल देते हैं तब जो फलन है fx बराबर 1/x है, क्या अब भी यानी यह एकाकी और आच्छादक होगा। तो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां से मिलने वाला है। फंक्शन वही होगा अगर सेट यानी कि कौन से सेट में डिफाइन किया जा रहा है इस पर डिपेंड करता है कि वह एकाकी है, आच्छादक है, अंतःक्षेपी है। ये जरूरी नहीं है कि जो फलन है वह हमेशा एकाकी आच्छादक होगा। हो सकता है कि वही फलन किसी एक सेट से दूसरे सेट में डिफाइन किया गया है तो वो एकाकी हो, लेकिन किसी अन्य के लिए वो एकाकी न हो। क्लियर हो रहा है। चलिए इसे बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि अब यदि प्रांत आर स्टार को एन में बदल दिया जाए, एन में बदल दिया जाए, तो अब बोलेंगे जो फंक्शन होगा हमारा, अब तो ये एन से आर स्टार में डिफाइन हो गया ना, बिल्कुल ठीक है। अब फंक्शन वही हमारा पुराना वाला है fx = 1/x। ठीक है, अब आपको बताना है क्या अभी यह फलन एकाकी आच्छादक है। तो चलिए जांच करते हैं। सबसे पहले एकाकी के लिए हम क्या करेंगे, इस n में से दो अवयव लेंगे x1 x2 और वह इस प्रकार लेंगे कि आपस में इक्वल न हो। ठीक है, हमने कहा माना जो x1 x2 है हमेशा हम प्रांत में से लेते हैं एकाकी और बहुएक पता करने के लिए। तो हमने कहा माना x1 x2 इज एलिमेंट ऑफ n। अब तो भाई कोई कंफ्यूजन नहीं है ना कि प्रांत के पर से n समझ क्या प्रांत है। x1 x2 इज एलिमेंट ऑफ n इस प्रकार है कि बोलना fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2। बात क्लियर है क्या, बिल्कुल। अब देखना, तो fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2, fx इक्वल 1/x है तो fx1 इक्वल क्या होगा जी, ये हो जाएगा 1/x1 इज नॉट इक्वल टू 1/x2। अब इसे क्या लिख सकते हैं कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2। सही है क्या, तो बिल्कुल। अतः हम बोल सकते हैं कि अतः फलन कैसा है, अतः फलन fx एकाकी है, एकाकी है। क्लियर। अब सुनिए, अब जांच करेंगे क्या ये आच्छादक फलन होगा। तो आच्छादक फलन के लिए हमने क्या किया, माना y = fx।
एफ एक्स की वैल्यू बोलेंगे क्या है, तो 1/x है। अब x का मान y के पद में प्राप्त करेंगे तो x इक्वल 1/y। अब हम देखते हैं y क्या है जी, तो y हम जो लेंगे वो किस में से लेंगे, आर स्टार में, सह प्रांत में। अब देखते हैं क्या आर स्टार के प्रत्येक मान के लिए जो यानी y का मान अगर हम आर स्टार में से रखते हैं तो क्या जो x का मान आता है वह यानी कि पूरा का पूरा n में होगा। अगर n में होगा तो बोलेंगे कि जो फंक्शन है ये कैसा है, आच्छादक फलन है। अगर नहीं होगा तो बोलेंगे फलन आच्छादक फलन नहीं है। तो चलिए आर स्टार में से अगर हम एक रखते हैं, y के स्थान पे एक रखेंगे तो x का मान क्या आएगा, 1/1 यानी 1 आएगा, जो कि एक नेचुरल नंबर होगा बिल्कुल। लेकिन अगर हम आर स्टार में से 2 रख देते हैं तो 1/2 आएगा x का मान, लेकिन 1/2 क्या नेचुरल नंबर है, तो नहीं है। 3 रख देते हैं तो 1/3 आएगा, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि फॉर ऑल, चूंकि फॉर ऑल y इज एलिमेंट ऑफ आर स्टार के लिए x इज नॉट एलिमेंट ऑफ n, जो x का मान आ रहा है वो n में नहीं है। अतः हम क्या बोल सकते हैं, अतः फलन f(x) क्या है, आच्छादक फलन नहीं है, आच्छादक यहाँ पे लिख देते हैं फलन नहीं है। बात क्लियर हो गया ना। अतः हम यहाँ से क्या देखते हैं जी कि जब यानी f(x) जो है आर स्टार से आर स्टार में डिफाइन था तब ये एकाकी भी था और आच्छादक भी था। लेकिन जब हमने क्या किया, प्रांत को नेचुरल नंबर में बदल दिया, तब यानी कि जो जब फलन को हमने नेचुरल नंबर से यानी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं में डिफाइन किया, तब यह फलन एकाकी तो है बट आच्छादक नहीं है। ठीक, आच्छादक नहीं है तो समझिए कि ये अंतःक्षेपी फलन है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, ओके। हाँ, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित फलों की एकाकी तथा आच्छादक गुणों की जांच कीजिए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 5 फंक्शन दिए गए हैं और हमें यह जांच करना है कि जो फंक्शन है ये एकाकी आच्छादक हैं अथवा नहीं। बात क्लियर हो रहा है, तो हल करते हैं, देखना। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है f(x) बराबर x², और f(x) बराबर x² जो फलन है ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है। जानते हैं n होता है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, z होता है पूर्णांकों का समुच्चय, r होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो f है वो n से n में डिफाइन है, ठीक है। और यहाँ पे f(x) इक्वल कितना दिया गया है, x²। बात क्लियर हो गया। यहाँ पर बोलेंगे ये n क्या है, तो ये प्रांत है, ये n क्या है, तो सह प्रांत। ओके, अब सुनना। तो यानी अब आपको बताना है कि ये फलन एकाकी है कि नहीं। ध्यान देना, फलन वही होगा, अगर सेट चेंज हो गया तो हो सकता है कि किसी कंडीशन के लिए एकाकी था तो वही फलन यानी किसी दूसरे कंडीशन के लिए एकाकी ना। तो यहाँ इसमें भाई प्राकृतिक संख्या कौन कौन होती है, तो 1 2 3 4 5 ये डॉट यही सब होती है, यानी केवल धनात्मक नंबर पाए जाते हैं इसमें। तो धनात्मक नंबर अगर हम दुनिया का कोई भी धनात्मक नंबर रखते हैं यहाँ पे x के स्थान पे, तो धनात्मक नंबर ही देगा। तो चलिए हम सबसे पहले एकाकी जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, तो प्रांत में से 2 अवयव लेते हैं x1 x2, और वो इस प्रकार लेते हैं कि उसका फंक्शन का मान अलग अलग है। तो फंक्शन का मान अलग अलग है, ये बात अगर प्रूफ हो जाता है कि x1 x2 भी अलग अलग है, तो ये बात प्रूफ हो जाता है कि ये फलन एकाकी है। तो हमने कहा कि माना x1 x2 इज एलिमेंट ऑफ n, इस प्रकार है। n मतलब कौन सा है भाई, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हम कौन से n से ले रहे हैं x1 x2, तो प्रांत से। चलिए लिख लेते हैं प्रांत, ठीक है ना। x1 x2 एलिमेंट ऑफ n इस प्रकार है, इस प्रकार है कि समझना आप f(x1) इज नॉट इक्वल टू f(x2), f(x) इक्वल x² है, मतलब बोलेंगे f(x1) इक्वल क्या होगा, तो जाएगा x1 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू x2 का स्क्वायर, या इसी को हम बोल सकते हैं कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2। और तो हम क्या बोल सकते हैं जी, x1 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू x2 का स्क्वायर है, तो x1 इज नॉट इक्वल टू x2 होगा, बिल्कुल होगा। अतः फलन f(x) कैसा है, अतः फलन f(x) एकाकी है, एकाकी। ओके, बहुत बढ़िया।
अब जांच करते हैं कि क्या ये जो फलन है वह अछादक है। चलिए जांच कर लेते हैं। तो हमने कहा कि माना y बराबर एफ एक्स, सही है क्या? बिल्कुल। अब क्या करेंगे, एफ एक्स का मान पुट कर देंगे तो y बराबर एफ एक्स का मान कितना है, एक्स स्क्वायर। यहाँ से x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, रूट में y। बात समझ में आया? आप कहेंगे सर जी आप गलती कर दिए, x का मान प्लस माइनस y होगा। एक मिनट सुनना बच्चों, चूंकि x का मान प्लस माइनस रूट में y तो होगा, लेकिन ये भी देखिए जो फलन f है ये नेचुरल नंबर में डिफाइन किया गया है, अर्थात जो x का मान होगा या y का मान होगा वो केवल पॉजिटिव नंबर होंगे। तो भाई इसलिए हम यहाँ पे निगेटिव नंबर को कंसीडर नहीं करेंगे। बात क्लियर हो गया? ओके। अब हम देखते हैं क्या y का यानी y इज एलिमेंट ऑफ n, मतलब जब हम सह प्रांत में से यानी वैल्यू पुट करते हैं यानी क्या y का, तो जो x का मान आता है क्या वह यानी कि n में है, प्रांत में है, अगर होगा यानी n के सभी यानी कि सह प्रांत के सभी मान के लिए जो x का मान आएगा अगर ये प्रांत में होगा तो बोलेंगे कि फलन एकाकी है। तो चलो इसमें से एक पुट कर दो, नेचुरल नंबर एक पुट कर दो, एक का वर्गमूल एक निकला, x का मान एक आएगा जो कि इस प्रांत में होगा। अब y का मान जो है अब सह प्रांत में से दो पुट करो तो दो का वर्गमूल रूट में दो जो है क्या वो नेचुरल नंबर है, x का मान रूट दो आएगा, क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं है। तीन रखेंगे तो x का मान रूट थ्री आएगा, क्या ये प्रांत में होगा? नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं कि चूंकि फॉर ऑल y इज एलिमेंट ऑफ n, n कहें तो सह प्रांत के लिए x इज नॉट एलिमेंट ऑफ n, n ये कौन सा है? प्रांत है, ठीक है ना। अतः फलन कैसा है? अतः फलन एफ एक्स आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं। समझ में आया? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। नोट किए? ओके। अतः हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो फर्स्ट हमारा फलन है ये एकाकी है परंतु आच्छादक नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखना, बहुत ही इजी चैप्टर है, थोड़ा सा बस ध्यान देना है ना। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो है देखना, यहाँ पर जो फंक्शन है ये जेड से जेड में डिफाइन किया गया है, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर। अब देखो जेड में तो भाई वन भी आता है, टू भी आता है, थ्री फोर फाइव ये आता है, शून्य आता है, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। तो अब देखेंगे चूंकि हम जानते हैं यहाँ पे वर्ग वाला फंक्शन है और जब हम यहाँ पर इस फलन में अगर माइनस वाला भी नंबर पुट करेंगे तो ये प्लस में रिजल्ट देगा, देख पा रहे हैं ना। तो अब बोलेंगे कि आप बताइए कि जो फलन है एकाकी आच्छादक एकाकी है या नहीं। तो आप बोलेंगे सर जी हम जेड में से दो अवयव लेते हैं x1 x2 और x1 x2 अगर हम लेते हैं जेड में से अवयव और इसको फलन में पुट करते हैं, ठीक है ना। अगर एफ एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स टू है, अगर फलन भी अलग अलग आए तो बोलेंगे कि फलन एकाकी है। तो अगर देखना अब कई लोग तो क्या करेंगे x1 x2 इज एलिमेंट ऑफ जेड लिख देंगे, ठीक है। अब बोलेंगे कि x1 इज एफ एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स टू, सुनना आप ध्यान से। अब क्या है, यहाँ से बोल सकते हैं कि x1 का वर्ग इज नॉट इक्वल टू x2 का वर्ग, बिल्कुल x1 इज नॉट इक्वल टू x2। रुक जाइए, ये बताइए एक्चुअल में यहाँ पे x1 x2 पॉजिटिव नंबर होंगे, इस बात की गारंटी है क्या? नहीं। तो x1 का मान चलो एक रख लो, x2 का मान माइनस एक रख लो। तो ये बताओ एक जो है माइनस एक के बराबर तो नहीं होता है, नहीं होता है ना। लेकिन अगर यहाँ पर आप पुट करेंगे तो माइनस एक का भी वर्ग एक ही होता है और एक का भी वर्ग एक ही होता है। तो भाई ये तो अलग अलग अवयव के लिए फलन जो है अलग अलग मान न देकर एक ही देगा। अतः हम बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है ये एकाकी नहीं है। तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। तो जब ऐसा यानी जहां पर आपको फलन रंग दिखाई देगा तो वहां पे आप उदाहरण में 1 2 ऐसे अवयव चूज कर लेंगे। जहां पे फलन आपको रंग दिखाई नहीं देगा वहां पे व्यापक रूप में x1 x2 आप मान लेंगे। क्लियर हो रहा है? तो हमने कहा कि माना 1 - 1 इज एलिमेंट ऑफ जेड, जेड कौन सा? प्रांत, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब यहाँ तक नोट कर ले। अब सबसे पहले तो f1 की वैल्यू फाइंड करो, x के स्थान पे एक पुट कर देंगे तो एक का वर्ग कितना होता है? एक होता है। अब f -1 की वैल्यू फाइंड करो तो x के स्थान पे -1 पुट कर देंगे, -1 का वर्ग कितना होता है? 1 होता है। तो हमने यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि चूंकि
यानी यहाँ पे -1 इज नॉट इक्वल टू 1, परंतु f1 इक्वल -f1 इक्वल 1, अतः फलन क्या है, अतः फलन एक है कि नहीं है, समझ में आया? ओके, एक है कि नहीं है। अब सुनना, अच्छादक की बात करते हैं। तो अच्छादक में हम क्या करते हैं जी, हमने कहा कि माना y इक्वल एफ एक्स, सही है, y इक्वल एफ एक्स की वैल्यू बोलेंगे कितना, x², बोलेंगे अब यहाँ से x की वैल्यू तो रूट में y। अब बोलना y के स्थान पे इस z में से सब प्रांत में से अगर हम जो भी वैल्यू पुट करते हैं तो जो x का मान आएगा अगर वो प्रांत में होगा तो बोलेंगे कि फलन क्या है, अच्छादक है। चलो z के स्थान पे 1 पुट कर दो, तो अगर z के स्थान पे 1 पुट करते हैं तो x का मान क्या होगा, 1, सही है। तो मान भाई ये फलन जो होगा यहाँ पर समझ में आया। अगर 2 पुट करते हैं तो √2 आएगा, x का मान √2 आएगा, क्या ये z में होगा, z में तो √2 नहीं होता है। और हम देख रहे हैं कि चूंकि फॉर ऑल y इज एलिमेंट ऑफ z, z कहें तो सहप्रांत के लिए x इज नॉट एलिमेंट ऑफ z, z कहें तो प्रांत, अतः फलन f x अच्छादक नहीं है, अच्छादक नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा हम देख रहे हैं कि फंक्शन वही है, लेकिन चूंकि ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जब डिफाइन किया गया था तब यह एकाएकी था, अच्छादक नहीं था। वही जब ये यानी जेड से जेड में डिफाइन किया गया, पूर्णांक से पूर्णांक में डिफाइन किया गया, तब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो फलन है न तो एकाएकी है और न ही अच्छादक है। तो चलिए इसे आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, ओके। देखिए जब भी मैं आप लोगों को नोट करने के लिए बोलूँ वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है किस में डिफाइन किया गया है, तो ये थर्ड कि ये रियल नंबर टू रियल नंबर में डिफाइन किया गया है। एफ एक्स इक्वल कितना है जी, x3 है, ठीक है ना। देखना एफ एक्स इक्वल x3 है, तो हम देखते हैं यहाँ पे देखना है रियल नंबर में क्या है जी, रियल नंबर में पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं, जीरो भी होता है, फिर मतलब दशमलव वाला भी सब नंबर होते हैं, ठीक है। अब चूंकि देखना हमें ज्यादा सतर्कता वहां पर देखना होता है जहां पे यानी x का जो पावर होता है सम होता है, ठीक है। क्योंकि x का पावर सम होगा तो माइनस वाले भी नंबर को रखने पर क्या आ जाएगा, प्लस वाला नंबर दे देगा। अगर विषम है तो हम जानते हैं माइनस अगर पुट करेंगे तो माइनस में रिजल्ट देगा, प्लस पुट करेंगे तो प्लस में रिजल्ट देगा, तब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। तो हम देख रहे हैं कि अगर क्या करते हैं इसमें से आर में से अगर कोई भी हम अवयव यहाँ पे अगर अलग अलग अवयव लेते हैं, जैसे 1 और 2, तो 1 लेंगे तो 1 का क्यूब 1, 2 लेंगे तो 2 का क्यूब 8, यानी 1 2 अलग अलग है तो फलन भी रिजल्ट अलग अलग देगा। ऐसे आप कोई भी नंबर लेकर चेक कर लीजिए, -1 -2 लीजिए तो -1 का क्यूब -1 और -2 का क्यूब -8। अतः हम ये देख रहे हैं कि अगर इस फंक्शन में हम क्या करते हैं, प्रांत में से 2 अलग अलग अवयव लेते हैं और इसको पुट करते हैं तो फलन भी अलग अलग मान देगा। अतः हम बोल सकते हैं कि फलन एफ एक्स क्या है, एकाएकी है। बात क्लियर हो गया, तो व्यापक रूप में हम लिख लेते हैं, लिखेंगे माना x1 x2 इज एलिमेंट ऑफ r, r क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये प्रांत की बात कर रहे हैं। इस प्रकार है कि देखना fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2, तो बोलना fx इक्वल x³ है तो fx1 इक्वल x1 का क्यूब इज नॉट इक्वल टू x2 का क्यूब, यहाँ से x1 इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2। अतः फलन fx क्या है जी, अतः फलन fx क्या है, एकाएकी है, एकाएकी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कि जो फलन है वह अच्छादक है कि नहीं है, ठीक है। अच्छादक के लिए तो हम बोल रहे हैं कि माना y बराबर एफ एक्स, सही है क्या, एफ एक्स का मान पुट करो तो y इक्वल क्या हो जाएगा, x³। अब बोलना अब x की बात करते हैं तो x इक्वल क्या होगा, क्यूब रूट में y होगा ना, बिल्कुल होगा। अब हम देखते हैं क्या रियल नंबर में से y के स्थान पे कुछ भी पुट करेंगे तब जो मान आएगा, देखना
रियल नंबर में से जब हम कोई वैल्यू पुट करेंगे तब जो एक्स का मान आएगा क्या इस रियल नंबर में होगा, पहले ध्यान देना। तो ये बताइए, अगर माइनस हम 1 लिखते हैं, ठीक है, तो माइनस का अगर देखना, माइनस अगर 1 लिखते हैं तो -1 लिखेंगे तो -1 का तो घनमूल -1 ही होता है, ठीक है। चलिए प्लस में 1 पुट करते हैं तो 1 का घनमूल 1 होगा, यानी एक्स का मान 1 आएगा जो कि रियल नंबर है। अगर 2 पुट करते हैं तो क्यूब रूट में 2 आएगा। अब भाई कुछ भी आए, दशमलव में आए, रूट में वैल्यू आए, लेकिन वो रियल नंबर तो होता है ना, बिल्कुल होता है। अगर माइनस में देखना, क्यूब रूट, अगर क्यूब रूट में अगर कोई नंबर होता है तो अगर माइनस अंदर होता है तो रूट बाहर, माइनस बाहर आ जाता है। तो हम देख रहे हैं कि y का मान अगर हम सह प्रांत में से कुछ भी रखते हैं तो जो x का मान आएगा वो प्रांत में होगा, अतः बोल सकते हैं कि जो फलन है वो कैसा फलन होगा, तो ये आच्छादक फलन होगा। तो लिखिए, चूंकि फॉर ऑल y इज एलिमेंट ऑफ r कहें तो प्रांत के लिए, प्रांत नहीं सह प्रांत ना, गलत लिख दिए, सह प्रांत के लिए x इज एलिमेंट ऑफ r कहें तो प्रांत, अतः फलन fx आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन है। क्लियर हो गया क्या? बिल्कुल। तो चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे बात करें। नोट कर लिए, नोट कर लिए। ओके, अब इसके बाद से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सेम टू सेम ऐसे ही है, तो हमारे ख्याल से मैं इन सभी क्वेश्चन को हल करूँ ये सही नहीं है, तो आप लोग इसे खुद हल कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए, यानी कि इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन जो है समाप्त हो जाता है। इसे बिल्कुल आप लोग जरूर हल कर लेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद से हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं अब हम लोग, ठीक है ना। चलिए, हाँ, तो अब हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बार सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल एक्स द्वारा प्रदत्त, प्रदत्त मतलब परिभाषित महत्तम पूर्णांक फलन एफ आर टू आर न तो एकाकी है और न ही अछातक। देखना, एफ एक्स इक्वल जो एक्स लिखा गया है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो एक्स लिखा गया है, ये महत्तम पूर्णांक फलन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। अब महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है जी, आप लोगों ने क्लास 11th में महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, मॉडुलस फलन क्या होता है, चिन्ह फलन क्या होता है, इन सबको अच्छी तरीके से पढ़ा था। और मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि आप लोग उसे रिवाइज कर लीजिएगा। तो आई होप कि आप लोग रिवाइज किए होंगे, बट मैं आप लोगों को पुनः एक बार बता देता हूँ कि फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। देखिए, यानी कि जो एफ एक्स इक्वल, यानी एक्स जो महत्तम पूर्णांक फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस प्रकार डिफाइन किया जाता है कि अगर मान लीजिए हमने कहा कि ये संख्या रेखा होगा, ठीक है ना, इसमें 0 है, यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3, ऐसे कुछ बहुत सारे नंबर है इसमें। तो ये फंक्शन इस प्रकार डिफाइन होता है कि अगर हम इस फंक्शन में क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, एक्स के स्थान पर कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, तो ये फंक्शन हमेशा एक पूर्णांक नंबर देता है, ये हमेशा एक पूर्णांक वैल्यू देगा। अब क्या देगा, जैसे अगर हम x के स्थान पे 0 पुट कर देते हैं तो f0 की बात करेंगे तो ये वैल्यू जो देगा वो 0 देगा। अगर हम क्या करते हैं 1 पुट कर देते हैं तो ये जो हमें वैल्यू देगा ये 1 देगा, समझ ना। तो फिर इसमें क्या है भाई, तो हम आपको बता दें कि इसमें एक बहुत बड़ी खूबी ये भी है कि अगर हम x के स्थान पर 0 और 1 के बीच हम दुनिया का कोई भी नंबर पुट करते हैं, जैसे 0.1 पुट कर दिए, तो जब 0.1 पुट करेंगे ना, 0 और 1 के बीच, मतलब 1 नहीं पुट करेंगे, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, यानी 0 और 1 के बीच तो इन्फिनिटी नंबर है, उन इन्फिनिटी नंबर में से अगर कुछ भी पुट करेंगे तो ये रिजल्ट हमेशा 0 देगा। बात क्लियर हो रहा है? हाँ, 1 पुट करेंगे तो 1 देगा। फिर अगर हम क्या करते हैं, जैसे कि 0. अगर मान लीजिए 5 पुट कर दिए तो रिजल्ट कितना देगा, 0 देगा। मतलब जो भी पुट किए हैं उससे पहले जो पूर्णांक आता होगा वही रिजल्ट देता है ये महत्तम पूर्णांक फलन।
हाँ, अगर 1 पुट कर दिए तो ये 1 देगा। वही अगर 1 पॉइंट मान लीजिए 5 पुट कर दिए यानी 1 और 2 के बीच में, तो ये जो फंक्शन होगा हमेशा रिजल्ट 1 देगा। 2 और 3 के बीच में रिजल्ट पुट, 2 और 3 के बीच में अगर हम पुट करते हैं तो 2 रिजल्ट देगा। 3 4 के बीच में 3 देगा। अब बोलेंगे वैसे ही अगर हम क्या करते हैं -0.5 पुट कर देते हैं, तब -0.5 क्या होगा, 0 और -1 के बीच में है, तो रिजल्ट क्या देगा, 0। बिल्कुल गलत। अगर 0 और -1 के बीच में अगर हम कोई वैल्यू पुट करते हैं, देखना 0 और 1 के बीच में अगर हम कोई वैल्यू पुट करते थे तो ये क्या दे रहा था, बाएं वाला पूर्णांक। तो भाई 0 और -1 के बीच में अगर कोई वैल्यू पुट करेंगे तो रिजल्ट देगा -1। समझ में आ रहा है। -1 और -2 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो -2 रिजल्ट देगा। तो -1 पे क्या रिजल्ट देगा, -1, -2 पे रिजल्ट देगा -2। मतलब जब फंक्शन में हम कोई पूर्णांक पुट करेंगे तो वही पूर्णांक वैल्यू देगा, लेकिन अगर इसके अतिरिक्त और कोई वैल्यू पुट कर रहे हैं तो इसके अनुसार ये रिजल्ट देगा। आई होप कि आपको ये फंक्शन समझ में आया होगा। अभी इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो देखना, अब इस फंक्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं, हल किया जाए, ठीक है ना। तो ये जो फंक्शन है एफ, ये आर से आर में डिफाइन है, और एफ एक्स इक्वल क्या दिया गया है, तो ये दिया गया है एक्स, ठीक है ना। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो देखना, अगर हम इस आर में से, आर क्या है तो रियल नंबर है, इस रियल नंबर में से दो वैल्यू पुट करते हैं 1.5 और 1.3 कुछ भी, तो क्या 1.5 1.3 के इक्वल है, ये तो नहीं है। लेकिन इस पर फंक्शन रिजल्ट क्या देगा, 1। तो फलन कैसा है, तो फलन जो है ये एकाकी नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि हमने कहा कि माना, तो ऐसे लिख लीजिए, चलिए मान लेते, माना -1.5 और 1.3 इज एलिमेंट ऑफ आर। कौन सा आर लिए हैं जी, प्रांत, ठीक है ना। अब बोलेंगे, अब यहाँ से f 1.5 की वैल्यू निकालेंगे, तो f 1.5 की वैल्यू क्या होगा जी, देखना 1.5 में रिजल्ट ये फंक्शन क्या देगा, 1। अगर हम 1.3 रखते हैं तो रिजल्ट क्या देगा, ये तो 1 ही देगा। हम देख रहे हैं कि चूंकि 1.5 इज नॉट इक्वल टू 1.3, परंतु f 1.5 इक्वल f 1.3, अतः फलन कैसा है, एकाकी नहीं है। अतः फलन एकाकी नहीं। ओके, अब सुनो, अब बात करते हैं कि ये आच्छादक है। तो आच्छादक फलन तब कहलाएगा, ये फलन f आच्छादक फलन तब कहलाएगा जब r का प्रत्येक अवयव इस r के किसी न किसी अवयव से रिलेशन रखता हो। तो हम जानते हैं कि इस प्रांत में से हम दुनिया का कोई भी नंबर रख लें, ये जो फलन है हमेशा रिजल्ट देगा 1 2 3 4 5 6 7 या -1 -2 -3 या 0, मतलब हमेशा पूर्णांक ही देगा। अर्थात इस आर के प्रत्येक अवयव का इस आर के केवल उन अवयव से रिलेशन होगा जो कि एक पूर्णांक होंगे। तो इस आर में जो पूर्णांक होंगे उनके अतिरिक्त उन अवयव को छोड़ करके अन्य जितने भी नंबर होंगे उनका तो इस आर के किसी भी अवयव के साथ रिलेशन नहीं होगा। अतः हम क्या बोल सकते हैं कि फलन जो आच्छादक फलन नहीं है। तो लिख लीजिए, चूंकि सहप्रांत के पूर्णांकों को छोड़कर, सहप्रांत आर लिख देते हैं, सहप्रांत आर के पूर्णांकों को छोड़कर अन्य सभी अवयव प्रांत आर के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है। अतः फलन एफ एक्स आच्छादक फलन नहीं। समझ में आया बिल्कुल। चलिए इसे थोड़ा सा एक सेकंड मेथड भी देख लेते हैं, ठीक है ना। सेकंड मेथड हो सकता है कि इससे ज्यादा बेहतर हो समझ में आपको।
तो हमने आपको बताया था कि कोई फलन आच्छादक फलन तब कहलाता है जब फलन का सहप्रांत फलन के परिसर के बराबर होता है। सही है क्या? तो यहाँ पे फलन देखना, फलन f(x) का जो प्रांत होगा सहप्रांत में, सहप्रांत, ये क्या होगा बताएंगे? तो भाई जब फलन जो है r टू r में डिफाइन है तो ये जो r होता है ये इसका सहप्रांत हो जाएगा बिल्कुल। अब फलन f(x) का परिसर ज्ञात करेंगे, तो f(x) का परिसर देखना, तो f(x) का परिसर क्या होता है? हमने बताया है कि r का वे सभी अवयव जो इस r के किसी न किसी अवयव के प्रतिम है उनको हम बोलेंगे क्या? r का परिसर। तो हम जानते हैं इस r में जितने भी पूर्णांक है वही इस r के सभी अवयव से रिलेशन रखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा परिसर होगा वो क्या होगा? वो यानी केवल पूर्णांक होगा, तो ये z हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो चूंकि हम देख रहे हैं कि फलन का सहप्रांत जो है परिसर के बराबर नहीं है, अतः क्या होगा? फलन जो है वो आच्छादक फलन नहीं। अगर बराबर होता तो फलन क्या होता? आच्छादक होगा। तो लिखेंगे चूंकि f(x) का सहप्रांत इज नॉट इक्वल टू f(x) का परिसर, अतः f(x) आच्छादक नहीं है। f(x) आच्छादक नहीं। समझ में आया? बिल्कुल। हाँ, z का सब r में होता है, अतः ये इसका उचित उपसमुच्चय यानी ये अंतःक्षेपी फलन है। बात क्लियर हो रहा है? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। नोट कर लिए? ओके। अब देखना इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी महत्तम पूर्णांक फलन तो हम लोग समझ गए हैं। अब यानी कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यानी कि मॉडुलस फंक्शन का। तो आप लोग मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन वगैरह एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए जो है यानी इतना ही, और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।